नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अलंकार और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अलंकार, शब्द अलंकारों को देखेंगे। अलंकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और ये सब हमारे जो सिलेबस में है, कौन से अलंकार हमें सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, ये हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो इसी सीरीज़ में आज हम अलंकार को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन ज़रूर अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है अलंकार। देखिए, अलंकार का अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। ठीक, तो आभूषण यानी कि अब हम कहेंगे कि अलंकार और आभूषण का क्या तात्पर्य है। देखिए, कहा जाता है कि अ, जो एक आभूषण होता है उससे मनुष्य के शरीर की शोभा बढ़ती है। तो ठीक वैसे ही जो अलंकार हैं वो काव्य के आभूषण होते हैं। ठीक, तो जब हम काव्य में अलंकारों का प्रयोग करते हैं तो वो उससे हमारे काव्य में एक चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, एक उसकी शोभा बढ़ जाती है। इसीलिए अलंकारों को आभूषण भी कहा गया, यानी कि अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है वो आभूषण इसीलिए कहते हैं। ठीक, तो अगर हम एक सिंपल सी परिभाषा इसको अलंकार की देखें तो इसमें है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अलंकार क्या होते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अलंकार के प्रकार। अब अलंकार के अ, मुख्यतः दो भेद होते हैं। एक होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। देखिए, वैसे एक उभयालंकार भी कहते हैं, लेकिन हमारे पास जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मोस्टली इन दोनों से ही पूछे जाते हैं और मुख्यतः की बात की हमने तो ये दो ही हमारे अलंकार होते हैं। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं शब्दालंकार। देखो, शब्द और अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। शब्द मतलब जहाँ पे शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो। ठीक, और अलंकार यानी कि जहाँ पे शब्दों का प्रयोग किया जाता है अलंकार के रूप में। ठीक, और अर्थालंकार क्या होता है, जहाँ पे अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, वो अर्थालंकार होते हैं। आगे हम बहुत उदाहरण के साथ डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल हम एक एक करके इनको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शब्दालंकार की। देखिए, शब्दालंकार के अंदर मुख्यतः तीन अलंकारों को गिना जाता है। एक होता है हमारा अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, हमेशा प्रश्न जो बनते हैं वो हमारे शब्द अलंकारों से ज़्यादा बनते हैं। हालांकि अर्थालंकार में भी कुछ अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनसे प्रश्न बनने लगे हैं, उन्हें भी हम पढ़ेंगे, लेकिन हम आज शब्द अलंकारों के अंदर अनुप्रास अलंकार को पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक, चलिए अर्थालंकारों में भी आपको एक ओवरव्यू बता देती हूँ कि इसके अंदर कौन से अलंकार आते हैं। इसमें आता है उपमा, रूपक। उपमा और प्रतीप दो अलग अलग अलंकार हैं। उपमा का उल्टा अलंकार प्रतीप होता है, जैसे कहते हैं ना जुड़वा, या कहेंगे इसका उल्टा विलोम एकदम। तो सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। फिर रूपक हो गया उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान। इसके बाद है विरोधाभास, व्यतिरेक, विभावना, दृष्टांत। फिर है उल्लेख, मानवीकरण, असंगति, अतिशयोक्ति और अन्योक्ति अलंकार। ठीक, तो ये हैं हमारे पास कुछ। हालांकि अलंकार तो बहुत सारे हैं, 108, 100, 200 कई हैं अलंकार। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो यही है। ठीक, इनको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अभी बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की परिभाषा की। तो अनुप्रास अलंकार जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति हो। हम शब्दालंकार की बात कर रहे हैं, तो शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले है वर्णों की आवृत्ति। इसमें क्या होता है, वर्णों की आवृत्ति होती है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, वर्णों की आवृत्ति। तो जहाँ पर जिस अलंकार में वर्णों की आवृत्ति का मतलब होता है बार बार एक ही वर्ण का लगातार प्रयोग होना, वही आवृत्ति कहलाता है। ठीक, तो वर्ण अगर बार बार आ रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे हम अनुप्रास अलंकार की एक पहचान हम कर सकते हैं उससे। ठीक, तो देखिए उदाहरण आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है, जय जय भारत भूमि भवानी,
अमरों ने भी तेरी महिमा बारंबार बखानी। अब देखिए हमने कहा था परिभाषा में कि वर्णों की आवृत्ति, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ज और य, ठीक है, इन दोनों वर्णों की क्या हुई है, आवृत्ति हुई है, ठीक है। फिर है भारत भूमि भवानी, तो यहाँ पे जो है वो भ वर्ण की आवृत्ति हुई है। आवृत्ति का मतलब क्या है, एक से अधिक बार वो आया है, ठीक। फिर है अमरों ने भी तेरी महिमा बारंबार बखानी, तो ब यहाँ पे भी दो वर्ण बार बार प्रयोग हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक। इसको हम 5 प्रकार से समझते हैं, ठीक। अनुप्रास के भी 5 भेद हैं, ठीक है। उपभेदों की बात करें तो 5 उपभेद हैं अनुप्रास के। देखिए सबसे पहले है छेकानुप्रास, फिर है वृत्यानुप्रास, फिर है लाटानुप्रास, फिर अंत्यानुप्रास और लास्ट 5वां है श्रुत्यानुप्रास। देखो पहले इतने डिटेल से क्वेश्चन नहीं बनते थे, लेकिन अब पहले सिंपल सा एक आपको इस तरह से उदाहरण दिया जाता था और कहते थे कि इसमें आपको अलंकार बताना था और सीधे सीधे आपके पास ऑप्शन में अनुप्रास होता था और बाकी अन्य ऑप्शन होते थे। लेकिन अब आपके पास थोड़ा और डिटेल से जो एग्जामिनर हैं वो बहुत डिटेल से प्रश्न बना रहे हैं। तो अब इनके जो उपभेद हैं अलंकार के अनुप्रास के, उनसे भी प्रश्न बन रहे हैं। जैसे पूछा जाएगा छेकानुप्रास, मतलब आपके पास एक उदाहरण देंगे, ठीक। तो वहाँ पे ये आपको चारों ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो अनुप्रास ही होगा उसमें, लेकिन कौन सा होगा उसके भेदों के बारे में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इनको हम एक एक करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं छेकानुप्रास की। देखो हम इसकी परिभाषा समझते हैं। सबसे पहले छेकानुप्रास का मतलब होता है जहाँ पर वर्ण की एक बार आवृत्ति, ठीक है, एक बार आवृत्ति। हमने अनुप्रास अलंकार की जो परिभाषा थी वो पढ़ी थी कि वर्णों की क्या होती है, आवृत्ति होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो छः का, अगर हम इस शब्द को ही तोड़ें, एक ट्रिक आपको बताती हूँ कैसे इसकी पहचान करेंगे। छः का यानी कि एक बार आवृत्ति, ठीक है। तो इसी में आपको आंसर मिल जाएगा। एक बार आवृत्ति यानी कि एक वर्ण एक बार आया है और फिर उसके बाद दूसरी बार उसका उसी वर्ण का प्रयोग हुआ है, तो वहाँ पे क्या होगा, छेकानुप्रास। कैसे, उदाहरण देख लीजिए। अ, यहाँ पर लिखा है सूर समर करनी करही। देखो कैसे पहचानेंगे हम, यहाँ पे सूर समर, ठीक है। वर्ण की दो बार, मतलब एक बार तो आया है, फिर एक बार आया है, ठीक है। तो कितनी बार हो गई, दो, मतलब टोटल तो दो बार है, लेकिन आवृत्ति अगर पूछें तो एक बार ही इसकी आवृत्ति हुई है, ठीक है। एक बार तो आया है, फिर इसके अगले जो शब्द है उसमें भी आया है, यानी कि एक बार पुनः उसकी आवृत्ति हुई है। करनी करही, तो यहाँ पर भी क वर्ण की क्या हुई है, आवृत्ति हुई है। तो इस तरह से जहाँ पर आगे आपको दूसरा अलंकार जब हम पढ़ेंगे इसका भेद, तब आपको हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजन हो, लेकिन आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। मैंने आपको बताया कि इसके जो ये शब्द है छेकानुप्रास, इसी में आपको आंसर मिल जाएगा। ये ट्रिक है आपकी पहचानने की, ठीक है। एक वर्ण की एक बार आवृत्ति, ठीक। अगली है चारु चंद की चंचल किरणें, ठीक है। देखो यहाँ पे भी चौ वर्ण की क्या है, आवृत्ति हुई है, बीच में क आ गया तो इसकी चैन टूट गई, ठीक। फिर है खेल रही है जलथल में, तो ये चौ वर्ण की भी यहाँ पे क्या हुई है, एक बार आवृत्ति हुई है, ठीक। तो ये छेकानुप्रास हो जाएगा। अगला है हमारा वृत्यानुप्रास। देखो दूसरा है, सेम है, बहुत अनुप्रास अलंकार के भेद हैं, तो इसमें आपको बहुत छोटे छोटे अंतर देखने को मिलेंगे। अगला है वृत्यानुप्रास। वृत्या का मतलब होता है आवृत्ति, यानी कि दो से अधिक बार, ठीक है, या एक से अधिक बार, जहाँ पे एक वर्ण, मतलब किसी भी वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति, एक से अधिक बार आवृत्ति हो, ठीक है। तो वहाँ पर कौन सा होता है, वृत्यानुप्रास होता है, ठीक। देखो कैसे, उदाहरण से समझ लेंगे। चामर सी, चंदन सी, चंद सी। देखो एक तो चौवर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, ठीक है, सवर्ण की हुई है, चौवर्ण, फिर यहाँ पे भी चौ है, यहाँ भी चौ है, चौ, इसमें चौ और सवर्ण की क्या हुई है, कितनी बार, अब हम गिनेंगे, एक, दो, तीन, तीन बार तो चौवर्ण आया है, ठीक है। एक, दो और तीन, तीन बार सवर्ण है, तो यहाँ पे कितनी बार हो गया, एक से अधिक बार है, ठीक है। तो इस तरह से ऊपर वाले में छेकानुप्रास में क्या था, एक ही बार आवृत्ति हुई थी, लेकिन यहाँ पे
2 बार कहें या एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, ठीक है। वृत्ति, वृत्ति का मतलब ये होता है कि बार बार दोहराना, ठीक। अगला देख लेते हैं। फिर दूसरी लाइन है, चांदनी चमेली चारु चंद सुघर है। तो देखो यहाँ पे चौवर्ण की कितनी बार आवृत्ति हुई है, 1 2 3, 3 बार यहाँ पे चौवर्ण की क्या हुई है, आवृत्ति हुई है, ठीक। अगला उदाहरण है, भूरी भूरी भेदभाव भ भ भ, यहाँ पे भूमि से भाग भगा दिया। तो देखो भ वर्ण की कितनी बार यहाँ पे आवृत्ति हुई है, केवल एक बार हुई है तो छः का अनुप्रास, और अगर एक से अधिक बार हुई है तो वृत्त्यानुप्रास, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर है, तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर बहु छाए। तो यहाँ पर भी क्या है, त वर्ण की बार बार यहाँ पे आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, वृत्त्यानुप्रास, ठीक। 2 आपको समझ में आए होंगे, उम्मीद करती हूँ। अगला है तीसरा, इसका है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास का मतलब होता है जहाँ पर एक पूरे के पूरे वाक्य की, यहाँ पे क्या हो जाएगी, वाक्य की आवृत्ति, वाक्य की क्या हो जाएगी यहाँ पे, आवृत्ति, ठीक है। पूरा का पूरा वाक्य यहाँ पे दोहराया जाता है, ठीक है। देखो कैसे, अभी आपको उदाहरण से समझ में आ जाएगा। देखो, राम भजन जो करत नहीं, भव बंधन भय ताहि। राम भजन जो करत नहीं, भव बंधन भय ताहि। देखो, एक छोटे से कॉमा ने इस पूरे वाक्य का या पूरे पद का अर्थ परिवर्तित कर दिया है। पहले वाले में कह रहे हैं कि राम भजन जो करत नहीं, यानी कि जो राम का भजन नहीं करते हैं, भव बंधन भय ताई, उसके तो क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, भय होते हैं, उसको भय ही भय हैं, ठीक है, बंधन ही बंधन होते हैं। राम भजन जो करत नहीं, भव बंधन ताहि। और अगर जो राम के भजन करता है उसके कोई भव बंधन नहीं होते हैं, ठीक है। तो देखो, एक कॉमन है, इस पूरे वाक्य का अर्थ बदल दिया है। और आप देख सकते हैं कि पूरे पहले वाक्य में भी सेम सेम लिखा हुआ है, और दूसरी लाइन में भी हमें वही चीज़ दोहराई हुई मिलती है। तो जहाँ पर हमें ऐसे वाक्य मिलते हैं कि पूरी की पूरी लाइन दोहराई गई है, बस थोड़ा कॉमा से उसको डिवाइड किया गया है, उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है, वहाँ पे लाटानुप्रास होता है, ठीक है, वाक्य की आवृत्ति। अगला उदाहरण से इसको और अच्छे से समझते हैं। देखो, पूत सपूत तो काहे धन संचय, पूत कपूत तो काहे धन संचय। देखो, कितनी अच्छी बात बोली गई है कि पूत सपूत तो काहे धन संचय। अगर पुत्र क्या है, सुपुत्र है, यानी कि सुपुत्र है, योग्य है, खुद काम कमाने वाला है, खुद इतना काबिल है, तो उसके लिए धन संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। पूत कपूत तो काहे धन संचय। और अगर कोई कुपुत्र है, ठीक है, कुछ काम कमाने वाला नहीं है, कुछ कार्य करने वाला, तो उसके लिए भी धन संचय करने का कोई अर्थ नहीं बचता है। उसके लिए भी फालतू में, जब वो कुछ कार्य करता ही नहीं है, खुद से अपनी मेहनत नहीं करता, तो उसके लिए भी धन संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यही है कि अगर सुपुत्र है तो उसके लिए भी धन संचय की आवश्यकता नहीं है, और जो कुपुत्र है उसके लिए तो क्यों ही करना है ना। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कि बिल्कुल सेम एक लाइन ऊपर लिखी है और वही लाइन नीचे लिखी है, बस यहाँ पे इतना अंतर है कि यहाँ पे क वर्ण है और यहाँ पे सवर्ण है, ठीक है, इतना छोटा सा अंतर है। बाकी पूरा का पूरा वाक्य दोबारा रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, लाटानुप्रास हो जाएगा। आपको ये पहचान रखनी होगी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि लाटानुप्रास भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अंत्यानुप्रास की। देखो, अंत्यानुप्रास का इसका हमें शब्द में ही इसकी पहचान मिल जाती है, ठीक है। अंत्या यानी कि अंत के वर्ण, अंत का जो वर्ण होगा, ठीक है, उसमें क्या होगी, समानता। अंत के वर्ण में या वर्णों में समानता, ठीक है। तो हम आगे उदाहरण से इसको और अच्छे से पढ़ेंगे कि अंत के वर्णों में समानता अंत्यानुप्रास होता है। देखिए कैसे, उदाहरण देख लीजिए आप इसकी। सबसे पहला है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, ठीक है, जाकी ज्योति बरे दिन राती। अब यहाँ आगे हमें कोई वैसी चीज़ दिख नहीं रही है कि जहाँ पे वर्ण की आवृत्ति हो, हमें सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज़ दिखती है। हमने यहाँ पे अंडरलाइन करके भी जो हाईलाइट हुआ है, देखो, बाती और राती।
ट वर्ण की क्या है यहाँ पे जो राइमिंग होती है ना लास्ट में, जैसे हम इंग्लिश में राइमिंग मिलती ऐसा कुछ क्या कहते हैं, तो वही मतलब जो अंत के वर्ण मिले अगर किसी भी पद में, कहीं कहीं देखो वर्तमान समय में जो काव्य लेखन हो रहा है वो मुक्त छंद की कविताएं होती है, और उनमें हमें ऐसी जो अंत की पंक्तियां हैं वो बहुत कम या ना के बराबर देखने को मिलती हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे पुराने कवि हैं, जो कि बहुत महान कवि हुए, जो इस तरह की मतलब कह सकते हैं कि बहुत बुद्धिजीवी वर्ग के वो रहे होंगे, जो इस तरह के एकदम छंदबद्ध कह सकते हैं या अलंकारबद्ध कविताएं लिखते थे। तो देखो राती बाती इस तरह से उन्होंने मिलाए, तो यहाँ पे त वर्ण की क्या हुई है अंत में आवृत्ति, मतलब मेल मेल खा रहे हैं दोनों, तो ये क्या हो जाएगा अंत्यानुप्रास, ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही लाइन है, आपकी 4 हो सकती हैं, 6 लाइन हो सकती है, या पूरी की पूरी कविता आपकी इस तरह से मेल मेल खा सकती है, ठीक है। तो वही चीज़ है, पर मिनिमम यहाँ पे 2 लाइनों का इसमें लिया जाता है कि अंतिम की जो 2 लाइन मतलब 2 लाइनों के जो अंत के वर्ण होते हैं उनमें मेल होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अंत्यानुप्रास हो जाएगा। फिर अगला उदाहरण है, बस मौन में गंभीरता है बड़प्पन वेश में, जो बात और कहीं नहीं वह है हमारे देश में। अब यहाँ पर आपने देखा होगा वेश में और देश में, इसमें क्या है वर्ण क्या है मिल रहे हैं आपस में, तो इसमें क्या हो जाएगा अंत्यानुप्रास हो जाएगा, ठीक। अब हमारा अनुप्रास अलंकार का जो लास्ट भेद है श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्या यानी कि सुनने में, ठीक है। जहाँ पे किसी एक स्थान से जो वर्ण होते हैं ना, किसी एक क्या कह सकते हैं उसको, जो हमारा स्वर तंत्र होता है, तो किसी एक स्थान से होने वाले जो शब्द होते हैं वर्ण होते हैं उनकी अगर आवृत्ति हो, ठीक है। तो जैसे कंठ वर्ण है, ठीक। अगर किसी लाइन में सारे के सारे वर्ण कंठ से आ रहे हैं, क ख ग घ ग, क से लेके ग तक, ठीक है, या च से लेके य तक, या ट से लेके अणा तक, तो इस तरह से मतलब किसी भी वर्ग के एक ही वर्ग के अगर हमें अक्षर दिख रहे हैं तो वहाँ पे श्रुत्यानुप्रास हो जाएगा। एक ही स्वर यंत्र के द्वारा उच्चारित होने वाले वर्णों की जहाँ पे हमें आवृत्ति दिखती है तो उसे हम कहते हैं श्रुत्यानुप्रास, ठीक। उदाहरण से समझ लेते हैं, देखो दिनांत था थे दीनानाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। देखो जो ड वर्ण है ना, द वर्ण, न वर्ण, त वर्ण, थ वर्ण, तो ये सारे के सारे हमें एक ही वर्ग के हैं, ठीक है। दंत वर्ण के यहाँ पे वर्णों का उच्चारण है, ये सारे दंत से उच्चारण होते हैं, देखिए त, थ, द, ध और न, ठीक। अगर आपने मेरा वर्णमाला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाकर ज़रूर देख लीजिए, वहाँ पे आपको इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि किस स्थान से किस वर्ण का उच्चारण होता है, ठीक है। तो देखो हमने कहा था कि श्रुत्यानुप्रास क्या है कि किसी एक वर्ग, किसी एक स्वर यंत्र से एक स्थान से बोले जाने वाले वर्णों को अगर हमें कहीं किसी लाइन में दिखते हैं तो वहाँ पे कौन सा होता है श्रुत्यानुप्रास होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो दंत वर्ण के उच्चारण हैं, वर्ण हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं। दिनांत था, द हो गया, ठीक है, न हो गया और त हो गया, चाहे वो आगे हैं पीछे हैं, इस कोई क्रम नहीं होता, आगे पीछे जैसे भी हो, ठीक है। थे दीनानाथ डूबते, थे थ फिर द न ये सारे आ गए, ठीक है। सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे, तो इस तरह से इसमें क्या हो जाएगा श्रुत्यानुप्रास, ठीक है। ता दिन दान दीन धन धरती, तो यहाँ पे भी क्या है दंत वर्ण के वर्णों का क्या हुआ है बार बार मतलब इनकी एक ही स्वर यंत्र से बोले जाने वर्णों की वाले वर्णों की क्या हुई है आवृत्ति हुई है, ठीक। तो ये था हमारा श्रुत्यानुप्रास। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा ये प्रयास तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसमें आज हमारा अनुप्रास अलंकार कंप्लीट होता है। इसके बाद हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे यमक अलंकार। और आप अनुप्रास अलंकार में जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं आप उनको नोट डाउन कीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जो नोटिफिकेशन हैं, जो अपडेट्स हैं वो आपको सबसे पहले मिलें।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।